गाइस, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री वाला चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग अपने पिछले लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिटेल लेक्चर में हमने पूरा पढ़ा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के साइड लगाया गया हमारा प्रेशर होता है। तो तमाम चीज़ों के बारे में हमने अपने इस पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। और आज जो है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे हमने बताया आपको कि आज हम लोग बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस की जो रिवर्स फेनामेना होती है वो किस तरीके की होती है। जो प्योरिफिकेशन हम घरों में जो आरओ का यूज करते हैं, आरओ जिसका मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आज उसके बारे में डिटेल जानेंगे। हमने एक और पिछले लेक्चर में अपने चर्चा की हुई थी आपसे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं और आइसोटोपिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में भी आज चर्चा करनी है। और साथ ही साथ हम ये वाला भी टॉपिक कवर करेंगे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या रिलेशन होता है। थोड़ा सा हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में डिफ्यूजन को बताया था, डिफ्यूजन से रिलेट करा के ऑस्मोसिस की फेनोमेना को हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज का जो सेशन हमारा स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन से स्टार्ट होगा कि पीछे हमने जो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रखा था कि यदि कोई सॉल्यूशन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे पाई से, और पाई इज इक्वल्स टू था हमारा एम आर इंटू टी, जहां पे पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, एम जो है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, आर जो है सॉल्यूशन कांस्टेंट जो कि गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, और टी हमारा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखेंगे कि जब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को हम किसी सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीधे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन से। तो आज का क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2 एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6 आर प्रेजेंट इन 500 ml of solution at 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। हमको यहां पे 6 ग्राम यूरिया दे रखा है और 1.8 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है और कह रहा है कि 500 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 500 ml सॉल्यूशन है, हमारा 8.5 ग्राम ग्लूकोज है और 6.5 ग्राम हमारी यूरिया दे रखी है। तो हमारी बेसिकली यहां पे देखेंगे कि जो यूरिया है जिसका फार्मूला है NH2CONH2 वो हमको दे रखा है 6 ग्राम और साथ ही साथ हमको दे रखा है 1.85 ग्राम, ये है हमारा ग्लूकोज जिसका फार्मूला है C6H12O6। तो ये दोनों सॉल्यूट का काम करेंगे, ये यूरिया और ग्लूकोज, और सॉल्यूशन हमको यहां पे दे रखा है 500 ml। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे यहां पे मोल्स ऑफ यूरिया। तो यूरिया के जो मोल्स होंगे, यूरिया का मास, तो यूरिया का मास दे रखा है 6 ग्राम और यूरिया के यदि मोलर मास की बात करें हम लोग NH2CONH2 तो यहां पे नाइट्रोजन का 14, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का 16, फिर से आपको कार्बन का यहां पे 14 और 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, जब इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 16 ग्राम, 60 ग्राम बेसिकली। तो यूरिया का जो मोलर मास होता है वो 60 ग्राम होता है, आपको याद रहना चाहिए। तो 1/10 का मतलब ये हो गया 0.1 मोल। ठीक ऐसे ही हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मास दे रखा है हमको 1.8 ग्राम और इसका यदि मोलर मास आप फाइंड आउट करेंगे C6H12O6 का तो 180 ग्राम आएगा और यहां से जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो 1/100 का मतलब ये हो गया 0.01। तो ये हमको मिल जाएगा बेसिकली 0.01। तो अब हम बात करेंगे यहां पे कि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
तो सॉल्यूट हमारे दो थे, एक यूरिया था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज का यूरिया का जो मोल आ गया 0.1 मोल और जो ग्लूकोज का मोल आ गया 0.01 मोल। तो दोनों सॉल्यूट का टोटल मोल हो जाएगा 0.01 मोल, जो कि हो जाएगा हमारा 0.11 मोल। अब हमको मोल मिल गया तो हम सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको यहां पे मोलैरिटी की जरूरत है। तो मोलैरिटी हमारा हो जाएगा बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी लीटर में। तो हम यहां से देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है हमारे 0.11 मोल्स हमको यहां पे दिख रहा है। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो दे रखा है बेसिकली 500 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बेसिकली हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 0.11 इंटू का 2 जो कि हमारा हो जाएगा 0.22। तो हमको जो मोलैरिटी मिल गई सॉल्यूशन की, वो मोलैरिटी दोस्तों हमको यहां से दिख रही है 0.22 मोल। अब हमारे पास फार्मूला पड़ा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू MRT। M की बात करें मोलैरिटी हमको मिल चुके हैं 0.22। R की बात करें सॉल्यूशन कांस्टेंट की, तो आपको बताया जा चुका है कि R की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन इंटू मोल, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 लीटर ATM पर केल्विन इंटू मोल। ये बात हमको पहले से पता होनी चाहिए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको आप लोगों से बता रखा है। तो R की वैल्यू सीधे सीधे हम 1/12 रख दें, और टेम्परेचर 2 की हमको दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 273 से ऐड करेंगे तो ये हमारा बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, जो कि आ जाएगा 300 केल्विन। तो जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो 300 केल्विन हो गया, तो यहाँ पे 300 हम रख देंगे। ये बेसिकली इससे 25 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 टू जा 55, 25 टू जा 50 और 5 हो गया 55। तो ये बेसिकली हमारा हो गया इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा आ गया 5.5 ATM। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, और ये छोटा सा क्वेश्चन में दो हमको सॉल्यूट दे रखे थे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा था। दोनों सॉल्यूट का हमने सबसे पहले मोल फाइंड आउट कर लिया, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो हमको टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गए। तो यूरिया का जो हमको मोल दिया था 0.1 आ रहा था, जो हमारा ग्लूकोज का मोल था वो 0.01 मोल आ रहा था। तो टोटल मोल्स हमारे हो गए 0.11 मोल। अब हमको चूंकि सॉल्यूशन की मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी होगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल हो गया, चूंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दे रखा था इसलिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो हमको मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मिल गई 0.22। अब हमारे पास फार्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इक्वल्स टू MRT, जहां M मोलर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, R जो है वो सॉल्यूशन कांस्टेंट, और T हमारा एब्सोल्यूट टेंपरेचर। सारी वैल्यूज को हमने रख दिया और सीधे सीधे हमने आंसर को यहां से क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो ये रहा हमारा आंसर दोस्तों। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो होने वाला है, आई होप कि बड़ा ही मजा आया होगा आपको इस क्वेश्चन के साथ। अब अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा, छोटा क्वेश्चन होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि जैसे मैं क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो एक बार आप लोग पॉज करके ट्राई करिए खुद से इस क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद से हम आप लोगों को यहां पे क्लियर बताएंगे कि एक्चुअली उसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। आप उसको मैच कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि फाइंड आउट दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% mass by volume solution of urea at रूम टेम्परेचर, जिसको जनरली हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। तो हमको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% M/V सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे 6% आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है यूरिया का, उसका हमको फाइंड आउट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए देखते हैं 6% का मतलब क्या है। तो यदि हम बात करें 6% मास बाय वॉल्यूम, तो
तो हम आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म में बता चुके हैं कि 6% का मतलब हो गया मास बाई वॉल्यूम का, कि 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। तो हमको यहां से मिल जाएगा 6 ग्राम सॉल्यूट, जो कि है हमारा यहां पे क्या चीज, यूरिया। और यहां से ये भी पता चल जाएगा कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया हमको 100 ml और सॉल्यूट हमको मिल गया 6 ग्राम, और जो कि क्या है हमारा यूरिया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो मोल होता है मास अपान मोलर मास। मास हमको दे रखा है 6 ग्राम। यूरिया का मोलर मास अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, ये था हमारा 60। तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 1/10 का मतलब हो गया 0.1। अब हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी की, तो हो जाएगी मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चूंकि हमको दे रखा है 100 ml और अपान हमको मिल गया यहाँ पे 1000, हम से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मोलैरिटी हमारी आ जाएगी 1। तो बेसिकली सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमको मिल गई 1 और मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया हमको 0.1। अब हमको दे रखा है जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। इसको हम 273 में से ऐड करेंगे तो एक केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 300 केल्विन के बराबर। अब हमको ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला चूंकि पता है, पाई इज इक्वल्स टू mRT। यदि m की बात करें तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है, r की बात करें तो 1/12 हमारा हो जाएगा, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा हो जाएगा 300। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 2 जा 24 मीन 60 और ये 5 टाइम्स। तो ये बेसिकली हमारा हो गया जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हो गई वो हो गई हमारी 25 atm। तो हमको इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का मिल गया 25 atm। और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे सॉल्यूट के हमको 6 ग्राम दिए गए थे, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। तो हमने सबसे पहले इसका मतलब समझा कि 6 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद मोलैरिटी हमने मोल अपान वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर से फाइंड आउट किया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को देखा और हमने सीधे सीधे फार्मूला लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल्स टू mRT, और हमको चीजें क्या हो गई, मिल गई। अब इसके सिलसिले को हम यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और इस लेक्चर के लास्ट में हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देंगे, उसका कमेंट आप लोग हमको उसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या आपका रिलेशन है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन के साथ आपने बड़ा ही इंजॉय किया होगा। अब हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। हालांकि हमने पहले भी आपको ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन से रिलेट करके बताया था कि एक्चुअली क्या हमारा डिफ्यूजन है और क्या हमारा ऑस्मोसिस है। तो हमारी हेडिंग होगी, हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे डिफ्यूजन और इधर हमारा होगा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के डिफरेंस को हम यहां पे आज समझने वाले हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। क्लियरली हम बता चुके हैं। यहां पे सबसे पहले फिगर के माध्यम से हम आप लोगों को क्लियर कराएंगे कि ये हमारा एक चैम्बर है और इस चैम्बर को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है और इस चैम्बर में हमने होल बना रखा है। ये हमारी कोई बाउंड्री है, इस बाउंड्री के द्वारा इसको सेपरेट कर रखा है हमने पूरे इस कंटेनर को। इधर हमारा एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और इधर भी आपका एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, मिक्सचर है आपका। हमने मान लिया कि इसका मिक्सचर C1 है और इसका मिक्सचर आपका C2 है। हमने ये भी मान लिया कि C1 इज ग्रेटर देन C2। आपका जो मिक्सचर नंबर 1 है इसका कंसंट्रेशन C1 है, मिक्सचर नंबर 2 का कंसंट्रेशन C2 है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो इसके कंसंट्रेशन से ज्यादा है। तो आपको पता है डिफ्यूजन का मतलब होता है
कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लास 11th में भी आपने पढ़ रखा होगा, डिफ्यूजन बेसिकली गैसों का पढ़ा होगा। तो अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम क्यों नॉट ओनली अबाउट गैसेस, हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी मिक्सचर से हाई कंसंट्रेशन एरिया से पार्टिकल्स का उनके लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करना, उनका मूवमेंट डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। तो ऑटोमेटिक जो पार्टिकल्स आपके होंगे वो इधर से इधर की तरफ क्या करने लगेंगे, डिफ्यूज करने लगेंगे। तो इनका मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। अच्छा, ऑस्मोसिस के बारे में हमने आप लोगों को कल क्या बता रखा था कि ऑस्मोसिस के लिए भी हम यहां पे दो मिक्सचर्स का यूज करेंगे और बेसिकली हम यहां पे एक जो बाउंड्री हमारी होती है सेपरेट करने के लिए दोनों सॉल्यूशंस को, तो हम एसपीएम का यूज करते हैं। इधर जो है हमारा वो है सॉल्यूशन और इधर हमारा है प्योर सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है और इधर आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट। चलिए, इसका कंसंट्रेशन हमने मान लिया C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूट से ही किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात चलती है। तो इधर आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है तो C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और C2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इधर आपका केवल और केवल सॉल्वेंट है तो कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा। हम हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि एसपीएम से होकर के जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स आपके इधर से इधर मूव करने लगेंगे। तो जरा देखिए कि यहां पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो एसपीएम से होकर के लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि डिफ्यूजन में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया, जो कि हमारा इधर C1 था, टू लो कंसंट्रेशन एरिया जो कि हमारा क्या है, C2 है। अच्छा, यहां पे हम देख रहे हैं कि मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया जो कि हमारा C2 है, टू हाई कंसंट्रेशन एरिया जो कि हमारा C1 है। तो सीधे सीधे क्लियरली पहला डिफरेंस समझ में आया कि डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ, C1 ज्यादा है, C2 आपका कम है। और जो आपका ऑस्मोसिस होता है उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ होता है। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपके प्योर सॉल्यूशन की तरफ क्या करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट डिफरेंस। अच्छा, अगला डिफरेंस हम देखते हैं यहां पे। ये तो रहा हमारा पहला डिफरेंस। अब दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। तो इसमें देखिए डायरेक्ट मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। इसका मतलब नो रिक्वायरमेंट ऑफ एसपीएम। यहां पे एसपीएम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहां पे एसपीएम इज रिक्वायर्ड। यहां पे एसपीएम की हमको जरूरत पड़ती है, लेकिन इधर आपको एसपीएम की कोई जरूरत नहीं है। हमारी यहां पे बाउंड्री थी तो डायरेक्टली आपका हाई कंसंट्रेशन यदि इधर है, इधर लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स ऑटोमेटिक डायरेक्टली मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए एसपीएम की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पे ये मेन डिफरेंस है इसका कि ऑस्मोसिस के लिए एसपीएम की जरूरत है, जबकि आपका डिफ्यूजन के लिए किसी एसपीएम की कोई जरूरत नहीं है। ये रहा अगला डिफरेंस। हम लोग देखते हैं ये सेकंड डिफरेंस। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड डिफरेंस की अपने। तो तीसरा डिफरेंस हमारा होगा, देखिए इधर जो होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ टेक्स प्लेस डायरेक्टली।
इधर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इधर ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट मूव कर रहा है, कि सॉल्वेंट बस हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ इनका मूवमेंट होने लगता है। लेकिन इधर ओनली दी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टेक्स प्लेस थ्रू एसपीएम, थ्रू एसपीएम। एसपीएम के थ्रू केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि जो एसपीएम हमारी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो केवल और केवल खुद से होकर के वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है, उनके मूवमेंट को, लार्जर पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करेगी। तो सॉल्वेंट चूंकि हमारा स्मॉलर पार्टिकल होता है इसलिए उसको तो अलाउ कर देगी, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता है। तो ये रहा डिफरेंस इनके बीच में। अच्छा, अगला डिफरेंस देखते हैं हम लोग, बड़ा ही बेहतरीन डिफरेंस। आप लोगों ने क्लास 11th में जो डिफ्यूजन सुना होगा वो बेसिकली गैसों का सुना होगा। इसका मतलब कि जो डिफ्यूजन है हमारा ना, वो गैसों के लिए भी हो सकता है। तो यहां से ये पता चलता है कि इट में टेक्स प्लेस फॉर गैसेस एज वेल, ये गैसों के लिए भी हो सकता है, बट यहां पे इट इज ओनली फॉर सॉल्यूशन, ये केवल और केवल आपका सॉल्यूशन के लिए होता है। ये गैसों के लिए भी आपका डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस आपका गैसों के लिए नहीं होता है, ये केवल और केवल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। ये गैसों के लिए भी हो सकता है और ये केवल और केवल आपका सॉल्यूशन के लिए होता है। अच्छा, यदि अंदर की बात करें इसमें हम थोड़ा सा, तो जो आपका ऑस्मोसिस होता है वो थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होता है आपका, और जो आपका डिफ्यूजन होता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। तो अगला डिफरेंस इनमें हम बोल सकते हैं, ये बाय एक्सपेरिमेंट है, आप इसको एक्सपेरिमेंटली चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका फिफ्थ नंबर का जो डिफरेंस हमारा आएगा कि ये जो होगा ये बेसिकली होगा आपका स्लो प्रोसेस, थोड़ा सा गीला है, स्लो प्रोसेस, और ये जो होता है हमारा ये बेसिकली होता है आपका फास्ट प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस थोड़ा फास्ट प्रोसेस होगा, ये होगा आपका फास्ट प्रोसेस। तो ये जो डिफ्यूजन हमारा होता है वो स्लो प्रोसेस होता है और ऑस्मोसिस हमारा फास्ट प्रोसेस होता है। और लास्ट इसका डिफरेंस हम लोग थोड़ा सा जान ले, इससे रिलेटेड हमको अगला टॉपिक पढ़ना है कि इसको जो आपका डिफ्यूजन होता है ना, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, इट कांट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, और जबकि इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। आपको पता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर को लगा करके सॉल्यूशन के साइड में इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जबकि इसको ना तो स्टॉप कर सकते हैं ना ही रिवर्स। जैसे ऑस्मोसिस, इस डिफ्यूजन का आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बलून है और बलून में आपने क्या कर दिया, एक पिन होल कर दिया, तो ऑटोमेटिक जो गैस के पार्टिकल्स है ना, वो हाई प्रेशर एरिया जो कि बलून के अंदर हाई प्रेशर होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है, वो लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करने लगते हैं, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यदि हम चाहें कि बाहर से गैस को जो कि लो कंसंट्रेशन है अंदर की तरफ भेजें उस थ्रू पिन होल, तो हम नहीं भेज सकते हैं। जबकि यहां पे आपको पता है कि हम सॉल्यूशन के साइड जब एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं ना आपका, तो ये बेसिकली इनका मूवमेंट क्या हो जाता है, स्टॉप कर जाता है, और उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस की फेनोमेना को तो हम स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, लेकिन इसमें हम कहीं से भी कोई प्रेशर लगा करके इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। अब बेसिकली इस रिवर्स्ड फेनोमेना के बेस पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, और रिवर्स ऑस्मोसिस के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द वाटर प्यूरिफिकेशन। तो आई होप कि बड़ा ही एंजॉय किया होगा आप लोगों ने इस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के डिफरेंस के साथ। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है वो बेसिकली हमारा होगा कि आपका वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस।
कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है और रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का प्योरिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो आई होप कि सभी लोग इंजॉय कर रहे होंगे इस पूरे लेक्चर के साथ। आरओ सभी के घरों में आजकल का ये ट्रेंड हो चुका है और जरूरी भी है, सबके घरों में आरओ लगा हुआ है। आरओ बेसिकली हमारा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और आज उसी की फेनामेना को थोड़ा सा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम आरओ बोलते हैं, एंड वाटर प्योरिफिकेशन। कैंट आरओ दे सबसे शुद्ध पानी। तो आरओ की बात चलेगी, यहां पे कोई ऐड नहीं है आपका कैंट का। बेसिकली हमको रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस और वाटर का प्योरिफिकेशन क्या है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस अपने नाम से ही जाना जा रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस आपकी ऑस्मोसिस की एक रिवर्स फेनोमेना है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है आपका, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। एक बढ़िया सा खूबसूरत सा फिगर है हमारे पास। इधर हमने एसपीएम लगा रखा है और इधर से हम इसको प्रेशर देने के लिए एक मूवेबल पिस्टन लगा रखे हैं। अब देखिए इधर हमने सॉल्यूशन को भर रखा है। ये बेसिकली हमारा, इसको हम बोल सकते हैं इम्प्योर वाटर है, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा प्योर वाटर है। ये बेसिकली आपका एसपीएम है। इम्प्योर वाटर ही बेसिकली हमारा है सॉल्यूशन, और इसको बोल सकते हैं आप सॉल्वेंट। तो ये आपका है सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन, और ये सॉल्वेंट है क्योंकि इधर प्योर वाटर इधर इम्प्योर वाटर है। सॉल्यूशन है आपका, तो सॉल्यूशन में बेसिकली होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के रूप में आपकी इंप्योरिटीज होंगी और सॉल्वेंट के रूप में आपका यहां पे वाटर होगा, और इंप्योरिटीज लाइक साल्ट। तो साल्ट वगैरह आपके हो सकते हैं इस सॉल्यूट में, क्योंकि सॉल्यूशन जो इम्प्योर वाटर है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट को हम बोल सकते हैं कि इंप्योरिटीज है, क्योंकि वाटर आपका कैसा है, इम्प्योर है। तो वाटर के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स इंप्योरिटी के रूप में प्रेजेंट है। जैसे हम बोल सकते हैं इसको क्या चीज, साल्ट। तो इस इम्प्योर वाटर को हम बोलते हैं बेसिकली सैलाइन वाटर। आपका इसमें साल्टी वाटर है। वाटर कैसा है, साल्टी वाटर। इस इम्प्योर वाटर को हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि ये वाटर कैसा वाटर है, साल्टी वाटर है। इस वाटर के अंदर क्या मिक्स है आपका, साल्ट मिक्स है। इधर आपका प्योर वाटर पड़ा हुआ है। अब देखिए है क्या, हमको पता है कि नॉर्मली छोड़ दे तो प्योर वाटर जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से मूव करके इस इम्प्योर वाटर मतलब सॉल्यूशन की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। लेकिन यदि ऊपर से हम प्रेशर को क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं तो इनका इधर की तरफ मूवमेंट स्टॉप कर जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि जब आपका प्रेशर ग्रेटर देन आपका हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि वो प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू जिस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का प्योर सॉल्वेंट से इस सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट स्टॉप कर जाए, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तक तो आपका ऑस्मोसिस रुक चुका है, लेकिन हमको यहां पे चूंकि रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है, तो आपका जो ऑस्मोसिस है इधर से इधर होता है, लेकिन हमको इधर से इधर यदि पढ़ना है तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पे स्टॉप कर जाता है, लेकिन इसको करवाने के लिए हमको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाते जाना पड़ेगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को दिखाने के लिए मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आपको मूव कराना है इस सॉल्यूशन से इस सॉल्वेंट की तरफ, तो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो होगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। तो हमको इतनी बात पता चल रही है कि फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस जो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा है ना, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर तक तो हमारा ऑस्मोसिस स्टॉप कर जाएगा। जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स आपका इस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो स्टॉप कर जाएंगे। लेकिन हमको चूंकि सॉल्वेंट को अब इस सॉल्यूशन से कहां भेजना है, इस सॉल्वेंट के साइड भेजना है। तो देखिए अब इंप्योरिटी इधर है, इधर वाटर है, तो अब जो वाटर है ना इधर की तरफ आने लगता है, तो हम यहां पे एक टोटी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टोटी। तो अब जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर जाते हैं तो जो सॉल्वेंट हमारा होता है वो इधर से आने लगता है, तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा
प्योर वाटर। तो हम इधर से प्योर वाटर को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक चैम्बर हमारा था प्योर वाटर का, इधर आपका इम्प्योर वाटर था। हम प्रेशर को बढ़ाते गए, इतना बढ़ाते गए कि ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो आपका ऑस्मोसिस पहले रुक गया सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड, और उल्टा आपका सॉल्यूशन से जो वाटर है, क्योंकि एसपीएम अपने से होकर के केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, और सॉल्वेंट हमारा यहां पे प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर को इधर से इधर भेजेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इधर से टोटी आपकी लगी होगी, तो प्योर वाटर नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये हो गया डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। इस पूरी प्रोसेस को बेसिकली बोलते हैं हम डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ साल्ट। सैलिनेशन का मतलब साल्टी वाटर, तो ये डिसैलिनेशन ऑफ वाटर हो गया। रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को हमने क्या कर दिया, प्योरीफाई कर दिया। तो आई होप कि बड़ा एंजॉय किया होगा आप लोगों ने रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इस लास्ट टॉपिक को हम थोड़ा सा जान लें कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइसोटॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है, आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट करेंगे, नोट्स आप यहीं से बनाते चलेंगे क्लास से ही, और लास्ट में हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देंगे जिसको कमेंट के थ्रू आप लोगों को उसका आंसर देना है। तो सब लोग हेडिंग लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ, या आप लोग हेडिंग लगा लीजिए खुद से, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स, ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो उन दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरे का हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हम बोले कि ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 1 और ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो π1 है, सॉल्यूशन नंबर 2 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो π2 है। यदि ये दोनों आपके बराबर हो गए तो सॉल्यूशन 1 एंड 2, सॉल्यूशन 1 एंड solution 2 will be आइसोटोनिक। तो ये सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 आपके क्या होने वाले हैं, आइसोटोनिक होने वाले हैं। अच्छा, हम बात करेंगे कि एट सेम टेम्परेचर, यदि π1 की बात करें और इधर आपका π2 है, तो π1 बेसिकली होगा mRT M1, और ये हो जाएगा आपका दूसरा सॉल्यूशन है, तो इसकी कुछ मोलैरिटी होगी M2, R कांस्टेंट है और टेम्परेचर आपका सेम है, तो दिस, इसका मतलब कि जो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 है वो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 के बराबर होगी। ध्यान रहे कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका सेम। तो यदि दोनों सॉल्यूशंस का, यदि दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों का सबसे पहली बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपका सेम होगा ही होगा, और सेम टेम्परेचर पे इनकी मोलैरिटी क्या होगी, सेम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि एट सेम टेम्परेचर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस विल बी आपका आइसोमोलर सॉल्यूशंस, जिनकी मोलैरिटी क्या होगी, बराबर होगी। तो आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की सेम टेम्परेचर पे मोलैरिटी बराबर होती है, और चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, आपका इनका ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके अलावा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। तो यहां पे बेसिकली है आपका π1 शुड बी इक्वल्स टू योर व्हाट, π2, एंड M1 शुड बी इक्वल्स टू योर व्हाट, M2 एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे ये वाला काम है आपका। अच्छा, दूसरा है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब कि अ सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर देन
other will be hypotonic, will be hypotonic। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो किसी दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में, तो हम इस पहले सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। तो जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 1 और ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 2। यदि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, यदि आपका π2 जो है ना वो π1 से ज्यादा है, तो ये जो सॉल्यूशन 1 होगा ये बेसिकली आपका होगा हाइपोटोनिक। तो सॉल्यूशन 1 विल बी हाइपोटोनिक क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन 2 के ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है, कम है। अच्छा, इसी सीक्वेंस में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि हाइपरटोनिक, हाइपर से आपको पता चल रहा होगा कि हाइपर का मतलब क्या होगा, कुछ ज्यादा हो गया। तो हाइपर का मतलब कि बेसिकली हो गया सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर। ऐसा सॉल्यूशन जो दूसरे के रिस्पेक्ट में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्लियर कट बात है कि यदि दो सॉल्यूशन से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो ये हाइपोटोनिक हो गया, तो ये वाला सॉल्यूशन बेसिकली आपका होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो 1-2 नंबर में ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। आई होप कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है इसको आप क्लियरली क्या कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो चलिए ये इस सेशन को हम यहीं पे आपका एंड करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, उस क्वेश्चन को आप कमेंट में इसका जवाब देंगे। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही है कि 10 ग्राम सॉल्यूट ए एंड 20 ग्राम सॉल्यूट बी are present into 500 ml water। तो कह रहा है कि this solution has same osmotic pressure as 6.67 ग्राम सॉल्यूट ए एंड 30 ग्राम सॉल्यूट बी आर मिक्स्ड इनटू सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मोलर मासेज ऑफ ए एंड बी। कमेंट में इसका आंसर देंगे और आई होप कि इस लेक्चर के साथ आपने बड़ा एंजॉय किया होगा। आगे आने वाले अपने लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया जाए तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे किसी सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल से एबनॉर्मल हो जाती हैं और उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सभी लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। थैंक यू टू ऑल।